डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एसेंशियल कंडीशन फॉर द डेमोक्रेसी। इसमें हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। ठीक है, उसमें हमने देखा था सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें हमने देखा था कि कहीं भी किसी भी देश में डेमोक्रेसी कब सक्सेस हो सकती है, डेमोक्रेसी की सफलता के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है। तो हमने उसमें 7 पॉइंट लगभग पढ़ लिए थे। ठीक है, 8 पॉइंट पढ़ लिए थे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ा था कि सेंट्रलाइज पावर अगर सेंट्रलाइज होगा, एक जगह केंद्रीकृत होगा, तो हम कह सकते हैं वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब ही जनता का शासन होता है, और जनता के शासन में जनता के हाथ में पावर होना जरूरी है। और जनता के हाथ में पावर कब होगा? जब पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, शक्तियों का बंटवारा होना जरूरी। तो इंडिया में भी हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट जो है पावर्स देती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है। अगर शक्तियाँ एक जगह केंद्रित हो तो वहाँ पर हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी की जो है सक्सेस डाउटफुल हो जाती है। ठीक है, और फिर हमने 9 पॉइंट पढ़ा था फ्रीडम टू द सिटीजन्स। नागरिकों की जो है स्वतंत्रता भी होनी जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में दो जो चीज़ें राइट्स, जो 2 तरह के राइट्स रहते हैं वो जरूरी है। एक तो फ्रीडम और एक लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, और फ्रीडम, लिबर्टी फ्रीडम स्वतंत्रता, इन दोनों को मतलब ये हो गया आपके कि स्वतंत्रता या लिबर्टी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसके लिए एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो होती है इक्वलिटी, समानता। तो ये 3 चीज़ें हमने पढ़ा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इन 3 चीज़ों के कारण हुई थी। ठीक है, एक इसमें फर्टर्निटी और थी भ्रातृत्व, भाईचारा। तो इन चीज़ों के बिना डेमोक्रेसी के जो है सक्सेस हम कह सकते हैं डाउटफुल हो सकती है। डेमोक्रेसी सफल हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि पब्लिक इन चीज़ों की डिमांड करेगी। अगर आप किसी तरह का इनडिस्क्रिमिनेशन करते हो, अंतर करते हो, या अगर पब्लिक को अपनी बात, पावर टू स्पीच नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, पावर टू वर्क नहीं है, काम करने का अधिकार नहीं है, तो फिर पब्लिक क्या करेगी? रिवोल्यूशन करेगी, क्रांति करेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ मस्ट फॉर द फ्रीडम टू द सिटीजन इज अ एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए हम कह सकते हैं कि नागरिकों की स्वतंत्रता एक अत्यावश्यक जो है वो शर्त होती है लोकतंत्र की सफलता की। ठीक है, फिर हमने 10th कंडीशन पढ़ी थी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लिखित संविधान होगा तो शक्तियाँ हम कह सकते हैं कोई एक व्यक्ति शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले लेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा है कि कुछ ऐसे तानाशाह हुए दुनिया भर में जिन्होंने, वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, इसलिए क्या किया? उन्होंने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली और वो वहाँ के डिक्टेटर बन गए, तानाशाह बन गए। तो अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, केवल ओरली कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर केवल मौखिक संविधान है इंग्लैंड की तरह, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र की जो सफलता जो है वो डाउटफुल हो जाती है। क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कोई भी अपने हाथ में पावर नहीं ले पाएगा। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है कि पावर का जो है क्या किया गया है? डिवाइडेशन किया गया है, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में और जुडिशरी में। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका वो शक्तियों में बांट दिया गया। ठीक है, तो अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? एग्जीक्यूटिव अपनी पावर्स को हड़पने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा? लेजिस्लेटिव की पावर को हड़पेगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या करेगी? जुडिशरी पावर को हड़पेगी, उसको लेने की कोशिश करेगी। तो इन चीज़ों का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, लिखा हुआ संविधान है, तो एग्जीक्यूटिव अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। ठीक है, जुडिशरी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अगर करती है तो फिर जुडिशरी के पास जो है, जुडिशरी जो है वो प्रोटेस्ट करेगी, वो बचाएगी इसको, संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को
जो है आगे बढ़ने से, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई जो है शक्तियों का अतिक्रमण करने से रोकेगी। तो इसलिए हम जुडिशरी को जो है हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने का, संविधान की रक्षा करने में जुडिशरी बहुत बड़ा हेल्पफुल होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना अत्यंत आवश्यक है। A written constitution means that the language of the constitution should be very clear। written constitution का एक मतलब ये भी होता है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी वेरी क्लियर। संविधान की जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए, साफ साफ होनी चाहिए, ताकि आम पब्लिक भी उसको समझ सके। ठीक है, भाषा की डिफिकल्टी होगी तो क्या करेगा, वो वकीलों का स्वर्ग बन जाएगा, एडवोकेट। फिर हम हर चीज़ में एडवोकेट से बात करेंगे, हम हर चीज़ में न्यायालय की शरण लेंगे। तो क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, शुड बी वेरी क्लियर, साफ साफ होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट द डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन अराइज रिगार्डिंग इट्स इंटरप्रिटेशन अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रोसीड्यूर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट। और अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे। ठीक है, और उसकी जो लैंग्वेज है उसको वेरी क्लियर बनाएंगे। ठीक है, फिर तो ये हो गया आपके 10th कंडीशन जो है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी की 10वीं जो शर्त है। 11th जो हम कंडीशन कह सकते हैं वो है इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी। इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी लोकतंत्र की सफलता की जो 11वीं शर्त है वो है, और 11वीं भी नहीं कह सकते, इसको सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि जुडिशरी जैसे क्या होता है कि लोकतंत्र में जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है शक्तियां क्या कर दी जाती है, 3 भागों में डिवाइड कर दी जाती है। राजाओं के राज में ऐसा नहीं था। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, और एक लेजिस्लेटिव पावर, और तीसरा जुडिशरी पावर, यानी कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्ति और न्यायिक शक्ति। कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, कार्यपालिका के प्रमुख के पास होती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी है उस देश में। लेजिस्लेटिव पावर होती है वहाँ के पार्लियामेंट में, संसद में। ठीक है, और जुडिशरी पावर होती है वहाँ की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी है, जैसी भी कोर्ट। तो जुडिशरी का एक्चुअल में काम क्या है, जुडिशरी क्या करती है, अगर कोई संविधान में जो नियम है उसको तोड़े, he broken the rules, then he is the judiciary active and he protest the constitution। जुडिशरी क्या करेगी, संरक्षण करेगी किसकी, संविधान की। अगर कोई एग्जीक्यूटिव जो मेंस होता है, एग्जीक्यूटिव मैन होता है, या जो कार्यपालिका प्रमुख होता है, वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करे, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं उसको ब्रोक करें, तोड़े, या फिर लेजिस्लेटिव ऐसा कोई नियम बनाए, कानून बनाए, ऐसा लॉ बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपोजिट हो, तो क्या करेगी जुडिशरी, क्या करेगी, उसको रोकेगी। ठीक है, भारत में इंडिया में जो है जुडिशियल पावर है, जुडिशियली रिव्यू का अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। आगे हम पढ़ेंगे, जब न्यायालय पढ़ेंगे, जुडिशरी पढ़ेंगे तब। तो जुडिशियली रिव्यू क्या होती है, इसके तहत अगर कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव अपनी पावर का गलत दुरुपयोग करे, गलत उसको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियों का प्रयोग करे, तो हम कहेंगे जुडिशियली रिव्यू की पावर के द्वारा जुडिशरी क्या करेगी, उसको रोकेगी कि आप संविधान की शक्तियों का गलत दुरुपयोग करो। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि जुडिशरी का जो है पावरफुल होना ज़रूरी है, शक्तियाँ, संविधान, न्यायपालिका को शक्तियाँ ज़्यादा दी जाए, पहली बात, यानी पावरफुल जुडिशरी होनी चाहिए। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जुडिशरी पर अगर लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होगा, न्यायाधीश, न्यायालयों पर अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का दबाव होगा, तो जुडिशरी कभी भी फ्री डिसीजन नहीं दे पाई, स्वतंत्र निर्णय नहीं दे पाई। ठीक है, फ्रीडम तरीके से न्याय नहीं कर पाएगी।
इसीलिए जुडिशरी का बिल्कुल दोनों बाकी दोनों जो अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, उनसे बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, उन पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर न्यायाधीश पर राष्ट्रपति का दबाव है तो न्यायाधीश क्या करेगा, सही स्वतंत्र निर्णय दे पाएगा? नहीं देगा। न्यायाधीश पर संसद का दबाव है, एमपी का दबाव है, तो न्यायाधीश स्वतंत्र निर्णय नहीं दे पाएगा। इसलिए लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ न्यायपालिका क्या हो, स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो तथा शक्तिशाली हो। ठीक है, सो इट इज़ अ मस्ट एसेंशियली कंडीशन, इट इज अ मस्ट फॉर द जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट डज नॉट हैव ऑटोमेटिक पावर रेदर autocratic power, rather it has to work accordingly to the constitution। संविधान की रक्षा, संविधान में चाहे कोई भी हो अपनी शक्तियों को कहाँ से प्राप्त करता है, संविधान से प्राप्त करता है। चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर हो, सब अपनी शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से प्राप्त करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में क्या है, एक बुक है। अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो जाके आपसे नहीं कहे, तो उसकी रक्षा करने का दायित्व तो किसका होगा, जुडिशरी का होगा। ठीक है, सो फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश ए पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसीलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश की जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल क्या हो, स्वतंत्र हो और क्या हो, पावरफुल, शक्तिशाली हो। ठीक है, क्यों जरूरी है, अब बात आती है कि जुडिशरी का पावरफुल होना क्यों जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज सच फॉर्म ऑफ जुडिशरी स्टॉप टू द लेजिस्लेटर टू ब्रेक द लॉ। मैंने ये बात ये बताई थी कि अगर लेजिस्लेटिव ऐसा कोई लॉ बनाए, ऐसा कोई कानून संसद बनाए जो संविधान को तोड़ता है, संविधान का उल्लंघन करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अपोज है, तो जुडिशरी क्या करेगी, उसको रोक देगी। ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव ऐसी कोई कार्य करे, ऐसी कोई पॉलिसी बनाए। एग्जीक्यूटिव का काम है देश के लिए पॉलिसी बनाना, नीतियों का निर्माण करना। तो एग्जीक्यूटिव अगर ऐसी कोई पॉलिसी बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़े, तो क्या करेगी, जुडिशरी उसको स्टॉप कर देगी, रोक देगी। ठीक है, एंड बिकम टेक्निकल एंड डिक्लेयर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फ्रॉम्ड बाय द लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाए, ऐसा संविधान, ऐसा कार्य या ऐसा कानून बनाए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो, जो कि असंवैधानिक हो, तो न्यायपालिका उसको क्या कर देगी, रद्द कर देगी। एंड इनवैलिड सच जुडिशरी आल्सो प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। तो एक तो ये क्या काम करेगी जुडिशरी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेगी, और सेकंड नागरिकों के जो राइट्स हैं, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा करेगी। ठीक है, तो कार्यपालिका ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीने, और न जुडिशरी ऐसा कोई लॉ बनाएगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। कब, जब न्यायपालिका या जुडिशरी क्या हो, फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो और पावरफुल हो। तो ये एक एसेंशियल कंडीशन है। ठीक है, तो ये 11 पॉइंट क्या हो गया कि न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना तथा शक्तिशाली होना लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है। ठीक है, नेक्स्ट, कैपेबल एंड इम्पार्टियल। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी तंत्र है, जो हमारे अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं, कलेक्टर वगैरह, उसे जो बड़े अधिकारी, सचिव वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी ही शासन करती है। एक्चुअल में मिनिस्टर को तो हम 5 साल के लिए हटा देते हैं, चुनाव होते हैं, लेकिन वास्तव में एक्चुअल जो रियल काम करने वाले होती है वो ब्यूरोक्रेसी होती है, नौकरशाही होती है। तो नौकरशाही क्या होनी चाहिए, इम्पार्टियल और कैपेबल होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए, समर्थ होनी चाहिए। ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी द वर्क फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल इज टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल कब होगी, जब उसकी ब्यूरोक्रेसी स्ट्रांग हो, मजबूत हो।
ठीक है। इट इज important for the success of democracy that the bureaucracy should not only be efficient with the administrative viewpoint, but it should also hold a feeling of service towards its citizen. ठीक है, नागरिकों के लिए केवल मिनिस्ट्री जिसको हमने चुना है केवल वही रेस्पॉन्सिबल नहीं हो, बल्कि ब्यूरोक्रेसी भी रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, नौकरशाही भी जिम्मेदार होनी चाहिए। किसके प्रति? पब्लिक के प्रति, कि भाई हमारा दायित्व क्या है, हम नौकर हैं किसके? गवर्नमेंट के। हम नौकर हैं किसके? पब्लिक के। पब्लिक ने हमें यहाँ पर जो है पब्लिक की सेवा के लिए हम बैठे हैं, और वर्क शुड बी सर्विस, हमारा कार्य क्या होना चाहिए? सेवा, सर्विस टू द पीपल, लोगों की सेवा करना। तो ब्यूरोक्रेसी अगर तानाशाही हो गई, ब्यूरोक्रेसी अगर पब्लिक की परवाह नहीं करेगी तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा, क्योंकि मिनिस्टर तो खूब चाहेंगे लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्या है, उस काम को करेगी नहीं। एक दिन के काम में 1 महीना लगा देगी, 2 दिन के काम में 2 साल लगा देगी। तो ब्यूरोक्रेसी का क्या करेंगे? कैसा होना चाहिए? कैपेबल हो और इम्पार्टियल हो। ठीक है, बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं हो उनको, किससे? किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं हो कि भाई बीजेपी करेगी, कांग्रेस करेगी या कोई करेगी, उनसे नहीं। उनको तो केवल एक काम है, जनता की सेवा करने के लिए हम अपने पद पर हैं। ठीक है, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा एक टारगेट होना चाहिए, पब्लिक को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इफिशिएंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट, बट इट शुड बी आल्सो होल्ड अ फीलिंग ऑफ सर्विस टुवर्ड द सिटीजन। उसमें ये भावना होनी चाहिए कि हमें किस लिए हम बैठे हैं? जनता की सेवा करने के लिए। एंड इट शुड ऑलवेज रिमेन्स न्यूट्रल एंड इम्पार्टियल टुवर्ड्स पार्टी पॉलिटिक्स। और ब्यूरोक्रेसी को पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, कांग्रेस की आ रही है, प्रधानमंत्री कौन है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए उसे। वो बिल्कुल क्या हो? न्यूट्रल हो, नगण्य हो, उससे पार्टी पॉलिटिक्स से उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो अपने पद पर 60 साल तक रहेंगे। पार्टियां बदलेगी, सरकारें बदलेगी, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी तो अपनी जगह पर फिक्स रहेगी। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी का एक ही टारगेट होना चाहिए, टू सर्विस प्रोवाइड टू द पब्लिक, लोगों को सेवा उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी का जो हम कह सकते हैं उनमें नेचुरल जो है पब्लिक सर्विस की भावना होनी चाहिए। ठीक है, 13 जो पॉइंट है, ए हेल्थी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम। लोकतंत्र की सफलता की एक और शर्त है कि पार्टी जो सिस्टम होता है, लोकतंत्र में क्या होती है? पार्टी पॉलिटिक्स होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। राजनीतिक दल ही गवर्नमेंट बनाता है, एक व्यक्ति गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरे देश स्तर का। तो कोई पार्टी जो होती है वो पूरे बहुत बड़े स्तर की होती है। ठीक है, तो पार्टी पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए? पार्टी सिस्टम कैसा होना चाहिए? हेल्थी हो, स्वस्थ हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत संगठित हो। ठीक है, क्योंकि हम आए दिन सुनते हैं कि साहब इस आदमी ने इस पार्टी से चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद वो किसी और पार्टी में लालच में आकर के और उससे दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो पार्टी पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए? हेल्थी होनी चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड, संगठित होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट कौन बनाएगी? पार्टी बनाएगी, न कि एक कैंडिडेट। ठीक है, तो सीएम कौन बनेगा? जो सबसे बड़ी पार्टी होगी लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? जो लोकसभा में सबसे जो बड़ा दल होगा। तो वो पार्टी से बनते हैं ना कि एक व्यक्ति से। ठीक है, तो पार्टी पॉलिटिक्स लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक शर्त है। लेकिन पार्टी कैसी होनी चाहिए? जो पार्टी सिस्टम होना चाहिए वो हेल्थी हो, स्वस्थ होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड, संगठित होना चाहिए। ठीक है, इन ए प्रैक्टिस डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ द पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, देयरफॉर इट्स सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड लॉयल्टी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो राजनीतिक दल की सफलता कि राजनीतिक दल इस प्रकार की पॉलिसीज बनाए, ठीक है, इस प्रकार के प्रोग्राम बनाए, या उनकी जो लॉयल्टी है, उनकी जो स्वामी भक्ति है वो किसके प्रति होनी चाहिए? देश के प्रति होनी चाहिए, न कि अपना भला करने की। इस प्रकार की नीतियां बनाएं जो देश को तोड़े नहीं, देश को जोड़े। इस प्रकार के कार्यक्रम बनाएं जो देश की एकता जो है को बढ़ावा दे।
ठीक है। इस प्रकार उनकी स्वामी भक्ति जो किसके प्रति होनी चाहिए, देश के प्रति होनी चाहिए, पब्लिक के प्रति होनी चाहिए। तो पार्टी केवल अपने लाभ के लिए नहीं करें, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इट्स इंपॉर्टेंट टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी दैट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी ऑन द हेल्थी बेसिक्स। इसलिए क्या होना चाहिए, पार्टी से कैसी होनी, सिस्टम कैसा होना चाहिए, हेल्थी पार्टी सिस्टम होना चाहिए जिसमें सबको वरीयता मिले, ठीक है। और पार्टी का एक ही एजेंडा, एक ही टारगेट होना चाहिए, देश की सेवा करना, न कि पद प्राप्त करना। केवल कुर्सी प्राप्त करने का लालच लोग पार्टी को नहीं होना चाहिए, उनकी लॉयल्टी होनी चाहिए देश के प्रति, देश को आगे बढ़ाने के प्रति, ठीक है। तो सेल्फिश पार्टी पॉलिटिक्स सिस्टम नहीं होना चाहिए, स्वार्थी पार्टी राजनीतिक दल नहीं होने चाहिए। दिस मीन्स दैट द पॉलिटिकल पार्टी शुड बी फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड दैट द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ नेशनल लेवल। पार्टी का सिस्टम क्या होना चाहिए कि देश की आर्थिक और सामाजिक जो राजनीतिक समस्याएं हैं उसका समाधान करें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, न कि अपने कुर्सी बचाए या कुर्सी प्राप्त करें। तो पार्टी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन हेल्थी पार्टी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनल डेमोक्रेसी शुड बी इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज। इंटरनल इलेक्शन शुड बी टेक प्लेस एट रेगुलर टाइम इंटरवल एंड दे शुड नॉट अपॉइंट indisciplined and opportunistic candidates as their member। तो चुनाव समय समय पर होने चाहिए लोकतंत्र में, और चुनाव करवाने का मुख्य जो दायित्व होता है, चुनाव के लिए सबसे ज़्यादा इंटरफेयर कौन करते हैं, पार्टी करती है। तो पार्टी कैसी होनी चाहिए, उनका कार्य कैसा होना चाहिए, इंटरनल इलेक्शन शुड बी प्लेस टू रेगुलर टाइम इंटरवल एंड शुड नॉट अपॉइंट दिस इनडिसिप्लिन। उन्हें किसी तरह की अनुशासनहीनता नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया एसेंशियल जो 13 कंडीशन है। नेक्स्ट 14 कंडीशन हो गया आपके कैपेबल एंड लॉयल स्टेटमैन। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी प्रेजेंस ऑफ कैपेबल एंड इंटीग्रेटेड पॉलिटिशियन इज नेसेसरी। यहाँ पर स्टेट्समैन यानी जो लोकल, जो हम कह सकते हैं जो राजनेता जो होते हैं, नेता जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं, मिनिस्टर जो होते हैं, जो जिनको हम चुन के भेजते हैं, उनकी जो लॉयल्टी है वो देश के प्रति होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि वेयर द टू आर डेमोक्रेसी ओनली सच पॉलिटिशियंस आर कैपेबल ऑफ फाइंडिंग पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन फॉर नेशनल प्रॉब्लम। जो शांत किस्म के जो नेता होते हैं, जो अच्छे चरित्र के नेता होते हैं, उनका मुख्य काम क्या है, पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम को शांतिपूर्ण तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से उन समस्याओं का समाधान करने वाले होने चाहिए। इफ द पॉलिटिशियन आर करप्टेड, अगर नेता करप्ट हुए, भ्रष्टाचारी हुए, रिश्वतखोर हुए, अपॉर्चुनिटिक अवसरवादी हुए, कि जब भी कोर्ट को मौका मिला सत्ता प्राप्त करनी है उन्हें, तो कुर्सी प्राप्त करनी है, चाहे किसी पार्टी में ज्वाइन करो, अगर ऐसे अपॉर्चुनिटिक हुए, ऐसे अवसरवादी हुए, मैक फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वादे करने वाले हुए, मैक फॉल्स प्रोमिसेस मतलब झूठे वादे करने वाले हुए, एंड ग्रीडी फॉर पावर, शक्ति के लालची हुए, सत्ता प्राप्त करने के लालची हुए, प्रोवाइड इनलेक्ट प्रॉफिट टू देयर सपोर्टर्स एंड प्रोवोक द डिसिप्लिन फीलिंग ऑफ पब्लिक। तो उनमें कभी भी देश के प्रति भावना नहीं होगी, क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा होने के बाद वो केवल अपना भला देखेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल है कि गांव में अगर हमने अच्छे सरपंच को चुना तो वो 5 साल में अपने गांव का तरक्की करेगा, और गांव में अगर करप्ट व्यक्ति को आपने सरपंच बनाया, ठीक है, अगर आपने अपॉर्चुनिटिक व्यक्ति को सरपंच बनाया तो वो कभी भी किसी भी तरफ झुक सकता है, और उसका एक ही टारगेट होगा अपनी जेब में भरना। तो छोटे स्तर पर भी ऐसा होगा, तो बड़े स्तर पर तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा होगा। तो इसलिए पॉलिटिशियन को क्या होना चाहिए, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ग्रीडी टू द पावर, शक्ति का लालची नहीं होना चाहिए, करप्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, लॉयल आपके इसको कह सकते हैं अपॉर्चुनिटिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के नेताओं का भी जो है बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि झूठे वादे करने वाले क्या कहते हैं, हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, वो सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, सड़कें का पैसा आता है जेब में जाता है। तो इस प्रकार के नेताओं का नहीं होना चाहिए,
यानी लॉयल, स्वामी भक्ति उसके देश के प्रति होनी चाहिए। तो ये हो गया 15 पॉइंट नेशनल स्कीम्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर। राष्ट्रीय जो स्कीम्स होती है, राष्ट्रीय जो योजनाएं होती है, वो किसके लिए होनी चाहिए? जनता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। सरकारें ऐसी योजनाएं बनाएं जो कि जनता के हित करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जो है फ़ायदा पहुंचे। ठीक है, जैसे गरीबों को मकान मिले, उन्हें खाद्यान्न मिले, उनको हेल्थ फैसिलिटी मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो जो गवर्नमेंट की जो नेशनल स्कीम, जो राष्ट्रीय योजनाएं होती है, वो पब्लिक के हित के लिए होनी चाहिए। In developing country, it is important that the success of democracy, that such national policies should be formed, which is on hand, should be beneficial for the agriculture and industry. तो राष्ट्रीय योजनाएं इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि उद्योगों को लाभ पहुंचाए, जो कि कृषि को फायदा पहुंचाए, जो कि आम पब्लिक को फायदा पहुंचाए, एंड हेल्प टू द इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम। योजना इस प्रकार की हो जो देश की नेशनल इनकम को क्या करे? ग्रोथ करे, जीडीपी बढ़ाए, नेशनल इनकम बढ़ाए, राष्ट्रीय आय बढ़ाए, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो पब्लिक की इनकम अपने आप ही बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंड आल्सो राइज टू हेल्प इन द राइजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लेबर क्लास एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो हो गई ना बात कि गरीब लोगों का भला हो। योजना इस प्रकार की हो ताकि गरीब लोगों का भला हो, वीकर सेक्शन का भला हो। ठीक है, तो योजनाएं करोड़पतियों के लिए नहीं, अमीरों के लिए नहीं, बल्कि योजनाएं आम पब्लिक के लिए बनाई जाए, गरीब व्यक्ति के लिए बनाई जाए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो होगा आपका नेशनल कांस्टेंट ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यू। मुख्य जो मुद्दे होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए? फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट देयर शुड बी कंसेंट अमोंग द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज अमोंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट इशू एंड देयर शुड बी सच ए पोजिशन दैट द अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड सोशल सेक्शंस हैव टू ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर मेजोरिटी का शासन होता है। वैसे हम देखते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है? मेजोरिटी का शासन होता है, उसमें माइनॉरिटी की कोई पूछ नहीं होती, अल्पसंख्यकों की पूछ नहीं होती। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक, मेजोरिटी बहुसंख्यक लोग, जो जाति में बहुसंख्यक है, जो भाषा में बहुसंख्यक है, तो ऐसे लोगों का केवल मेजोरिटी की पूछ नहीं हो, बल्कि माइनॉरिटी का भी जो है पूरा पूरा ध्यान रखा जाए। ठीक है, the position that the other political parties and social sections have to the no objection of any political parties coming into power and no unnecessary tension and suspicions that place among them। तो इस प्रकार केवल मेजोरिटी को ही महत्व नहीं दिया जाए, बल्कि माइनॉरिटी को भी महत्व दिया जाए। तो इस प्रकार ये हमने 15-16 कंडीशन पढ़ी है। ये एसेंशियल कंडीशन है किसकी? डेमोक्रेसी की। लोकतंत्र के लिए वो आवश्यक शर्तें हैं जो किसी भी देश में अगर नहीं है, इनमें से 2-4 पॉइंट भी कम है तो हम कहेंगे वहाँ पर लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। अगर हो भी रहा है तो केवल धक्के गाड़ी से चल रहा है। तो लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें अगर होगी तो वो दैट इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। वहाँ पर पूर्ण लोकतंत्र होगा, शुद्ध लोकतंत्र होगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, पब्लिक को किसी का अधिकार नहीं है, पब्लिक को राइट्स नहीं है, या जुडिशरी पावरफुल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, या पार्टी सिस्टम अगर भ्रष्ट है, इनकरप्ट है, या लोगों की जो है पार्टी भावना गलत है, तो इस प्रकार अगर इन सारे पॉइंटों को हम नहीं देखेंगे, अगर इनमें से कोई भी कमी है तो वहाँ पर परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज ये डेमोक्रेसी का चैप्टर आपका पूरा हो गया। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको अगर है प्रॉब्लम तो आप लिख को देना, मेरे को भेजना। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आती है इसके बाद तो है डेमोक्रेसी का जो चैप्टर है वो आज पूरा हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।
है।